अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, मुल्क में एक मरतबा फिर तेल के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने मुल्क में तेल के बहरान की घंटी बजा दी और हुकूमत को इस हवाले से ख़त भी लिख दिया है। पाकिस्तान में जो भी तेल आता है दरअसल इसका ज़्यादातर इन्हिसार खलीजी ममालिक के ऊपर ही होता है, जिनके साथ हमारे दोस्ताना और सियासी ताल्लुकात भी हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी और शॉर्टफॉल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से रूस ने पाकिस्तान को मार्च 2023 के इख्तिताम पर तेल देने का फैसला किया है। इससे कीमतों में खासी कमी का भी इम्कान है और इसके साथ साथ एक बड़ा मसला एलसीज ना होने की वजह से या बर वक्त एलसीज ना मिलने की वजह से भी बहुत ज़्यादा तेल की इंपोर्ट में मसाइल हो रहे हैं। वजारत ख़जाना और वजारत पेट्रोलियम क्या कर रही है, आज इस हसास मामले के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में तेल की क्या गुंजाइश और कितना ज़्यादा तेल हम इंपोर्ट करते हैं और हमारी यूजेज कितनी है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे राजा साहब कि ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान तेल इंपोर्ट कर रहा है और इसमें भी शदीद मुश्किलात आ रही हैं, सिचुएशन के ऊपर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे बात यह है कि देखें, दुनिया अब ईवी पे भी जा रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो रहा है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हाइब्रिड की तरफ चली गई, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है। आप देखें नॉर्वे के हालात देखें कि उन्होंने गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी लोगों को कि आप गाड़ियां चेंज कर लें, उनको उनकी गाड़ियां लेके और उसके नतीजे में उनको दूसरी गाड़ियों में भी पैसे दे रहे हैं उनको ताकि वो ले सकें। लेकिन अब यूरोप देख लें कि वो किस तरफ जा रहा है, दुनिया बदल रही है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की कि ना हम बिजली उस तरह पैदा कर सके, ना हमारे पास काला बाग बन पाया, वो भी सियासी हो गया, सियासत की नजर। तो बिजली हमारे पास इतनी हुई नहीं कि हम किसी और तरफ जाते। तो देखें हमारी कितनी बदकिस्मती है कि हमारा मुल्क अभी भी पेट्रोल और 1950 के जमाने में जिंदा है और आज भी हमारे वही मसाइल हैं कि पेट्रोल कैसे आएगा और कैसे नहीं आएगा, मुल्क कैसे चलेगा। हालांकि ये बातें तो अंडरस्टूड होती हैं और हुकूमतों में, और ये जो पेट्रोल की टाइप की चीजें हैं ये तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना, ये तो तयशुदा है। ये तो डिस्कस मैं नहीं समझता कि हुकूमत को कभी ऐसा वक्त आ जाए कि करना पड़े, और अगर ये करना पड़े तो फिर इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, क्योंकि ये कोई वजीर या हुकूमत में वजीर आज़म में बैठ के तो फैसला नहीं करना कि आपने पेट्रोल इतना मंगा के रखना है। और अगर आपके पास जखीरा करने की गुंजाइश नहीं है तो आपको बढ़ानी चाहिए। अगर आपके पास 90 दिन की है, 100 दिन की है, आपने उसको लेके जाना है कि आपके पास 6 महीने का पेट्रोल की आपके पास गुंजाइश हो। आपके पास ऑयल रिफाइनरियों के आप हालात देख लें, हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। तो माजरत के साथ ये कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है और पाकिस्तान में रहने वाले जो नौजवान नस्ल है वो इसीलिए मायूसी का शिकार होती जा रही है ऐसे हालात देख के, बल्कि बुजुर्ग और हर शख्स ही फ्रस्ट्रेटेड आजकल नजर आता है। राजा साहब, बात करें थोड़ी सी, जो रूस ने हमें तेल देने का हमारे साथ एक मुआहिदा किया है, इसकी थोड़ी सी तफसीलात हमें आगाह कर दें कि क्या वाकई में मार्च के बाद से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा नहीं होगा या कुछ हद तक आवाम को कोई रिलीफ की कोई गुंजाइश है? जी, बुनियादी बात ये थी ना कि देखें, जब पाकिस्तान बना तो रूस से हमारे ताल्लुकात बनने जा रहे थे और उनसे हमें दावतनामा भी, मतलब वो तो हमने मंगवा लिया था, मतलब आया भी क्या था। और जब वो हमें मैं अभी दरमियान में एक तकरीब में था, बल्कि एक अखबार के सहाफ़ी के साथ ही बात हो रही थी हमारी पाकिस्तान के हवाले से इब्तदाई दिनों पे, तो सर वो सब हो चुका था। फिर हम छलांगे मारते हुए पाकिस्तान रूस छोड़ के अमेरिका चले गए। देखिए इंडिया भी तो है ना, उसने रूस के साथ भी चला, आज वो अमेरिका के साथ भी चल रहा है। तो इसका मतलब है ना, हमारी खारजा पॉलिसी थी उस जमाने में, हमारे पास मुल्क बना, लियाकत अली साहब फैसला ही नहीं कर सके कि किस तरफ वो जाना चाहते हैं। और ठीक है, अमेरिका जाना बहुत अच्छी बात थी कि हम गए, लेकिन रूस के साथ हम उस वक्त भी जा सकते थे, अलायंस कर सकते थे, बहुत सारी चीजें कर सकते थे। हम बार बार ये तय कर नहीं पाते कि हम चाइना के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हैं, हम हैं किसके साथ। लेकिन बुनियादी तौर पर हमें अपने साथ तो होना चाहिए ना। वो इकबाल ने कहा ना कि मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। मसला ये कि हम अपने भी नहीं बन पा रहे। हमारी अपनी खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमारी दाखिला पॉलिसी, और उस पर अमल भी होना चाहिए। और रूस हमें देगा तो यकीनन वो हम फ्री में तो नहीं ले रहे, पेमेंट भी करेंगे। जब हम पैसे दे के चीजें ले रहे हैं तो फिर तो हम खुद मुख्तार हैं, हम किसी भी मुल्क से ले लें। तो हमें ये फैसले देर में हमने किए हैं और हमें करना चाहिए, ये सब पहले करना चाहिए था।
राजा साहब, इस हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है पेट्रोलियम का इंपोर्ट्स के ऊपर होता है कि इंपोर्ट करके ही यूज़ किया जाता है, तो इसका मुतबादिल क्या हो सकता है? हमें क्या करना चाहिए कि कोई बेहतर तरीक़ाकार अडॉप्ट करें कि अगले 5 से 10 साल में कोई पाकिस्तान का अपना कोई ऐसा सिस्टम मौजूद हो कि उसे इतनी बड़ी तादाद में 80% पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट ना करने पड़े? देखिए, इम्पोर्ट ना करनी पड़े हमारे सामने, ये तो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, या हमारे पास थिंक टैंक होने चाहिए, बैठ के तय करें कि क्या हल क्या है हमारे पास। एक फर्द तो इस पे बात नहीं कर सकता कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, और हमें लॉन्ग टर्म ऑप्शंस बनाने चाहिए, और खास तौर पे हमारे पास पेट्रोल जखीरा करने की गुंजाइश हमें डबल करनी चाहिए, ताकि हम पेट्रोल ज्यादा ले सकें और आवाम को हम रिलीफ भी दे सकें। मात्र इसके साथ हुकूमत कभी लीवी बढ़ाती है, कभी टैक्स बढ़ाती है, दुनिया की चीजें वो कर लेते हैं, और नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आ जाता है, जो हमारे सामने आया हुआ है कई बरसों से। कभी आटा काबुल चला जाता है, कभी अब पेट्रोल तो कम से कम काबुल नहीं जा रहा ना। आप कहते हैं कि जी हर चीज वहां चली जाती है, पेट्रोल तो आपका यही है, तो पेट्रोल की आपके पास गुंजाइश ही नहीं है, आपने इतनी स्पेस ही नहीं बनाई। आप कुछ तो आप ऐसी चीजें बनाए ना कि जहाँ पे वो पेट्रोल आपका रखा जा सके, ज्यादा दिन का जखीरा हो। तो जब तक ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और दूसरे कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए ताकि आवाम को मिल सके। राजा साहब, पेट्रोल की कीमत तो वाकई कम होनी चाहिए। खाने पीने की बात करें, अशिया खुर्द-ओ-नोश जो है वो स्मगल हो जाती हैं और जो बाज़ारों में होती हैं उनकी कीमतों को पर लग जाते हैं, और ये कोविड के बाद की सूरत हाल ख़ास ही पाकिस्तानी अवाम के लिए खौफनाक है, जहाँ पर लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। और इस सूरत हाल में आलमी जंग होना रूस की यूक्रेन के साथ, जिसकी वजह से मज़ीद महंगाई हमारे ख़ित्ते में बढ़ना, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में पाकिस्तान के पास लेबर नहीं है, पाकिस्तान के पास अपना इंडस्ट्रीज़ नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इस वजह से ये मसाइल आए हैं, या ये आलमी महंगाई का तूफान है जिसका पाकिस्तान जिसकी जद में आ गया है? देखिए, महंगाई तो सारी दुनिया में ही आ रही है ना। आप ये थोड़ी कह सकते हैं, जैसे 9/11 जब हुआ तो दुनिया में प्रॉपर्टी की कीमतें भी हमने देखी बढ़ती हुई, और दुनिया 2001 के बाद हमें सारी दुनिया में चीजें तब्दील नजर आ रही हैं। महंगाई सब जगह हो रही है, हमारे पास खाली थोड़ी हो रही है। हाँ, कि हम रिलीफ किस तरह दे रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल हैं, क्या नाम है उनका, कि वो बता रहे थे कि मैंने तो पता नहीं क्या गाड़ियों में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खवातीन और बुजुर्गों का दाखला फ्री कर दिया है, उनका टिकट फ्री है, मतलब उनकी ट्रैवलिंग फ्री है। तो कितनी चीजें हो रही हैं, दवाएं वो फ्री दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो सर हम भी कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन मसला ये है कि हमने पूरे मुल्क में एक पेंशन के नाम में तूफान बर्पा किया हुआ है। आप मुझे बताएं, जब दुनिया में पीएफ का कॉन्सेप्ट आ गया, प्रोविडेंट फंड का, तो पेंशन को आप रिप्लेस कर दें प्रोविडेंट फंड में। जब आप प्रोविडेंट फंड पे चले जाएंगे तो आप नेचुरली पेंशन से निकल जाएंगे। एक बंदा रिटायर्ड होता है, आप उसको अगले 15 साल तक पेंशन देते हैं, या जब तक वो दुनिया में रहता है। वो दुनिया से जाता है, उसकी घरवाली को दे देते हैं पेंशन। तो पेंशन तो आप चंद इदारों को दें, जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फौज है, पुलिस है, मेडिकल के शोबे के लोग हैं, इन लोगों को पेंशनें दें कि ये आपकी सर्विसेज में आ जाते हैं। रेस्क्यू का महकमा ये सर्विसेज में आते हैं, इन लोगों को आप पेंशन में रखें जरूर, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोग हैं। लेकिन इसके अलावा जो लोग हैं, आप उनको पेंशन से निकालें, उनको पीएफ पे लाएं। बल्कि पीएफ तो हर इदारे में होनी चाहिए, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी। दुनिया में कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं, हम बैठे में। अच्छा, पेंशनों की मद में पाकिस्तान कितने ज्यादा अपने मुलाजमीन को दे रहा है, तो पेंशन के कॉन्सेप्ट देखने चाहिए कि किन इदारों में दी जाए और किन में ना दी जाए। और हाँ, पेंशन को रिप्लेस करके आप एक और चीज कर सकते हैं, वेलफेयर स्टेट की तरफ जाएं। 60 साल से ऊपर का जितना लोग हैं, आप उनको महीने के 20, 30, 40 हजार, 50 हजार, जो भी उसकी एक अमाउंट बनता है महंगाई के हिसाब से, जिसमें घर का राशन आता है, आप उसको दें। और मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर चीज है पेंशन से, कि हर आदमी, ख्वाह वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो सरकारी मुलाजिम रिटायर हुआ हो या ना हुआ हो, वो 60 साल का हो गया है, चाहे वो एक रेडी पे कुछ फ्रूट बेचने वाला बंदा क्यों ना हो सड़क पे, लेकिन शर्त ये कि वो पाकिस्तानी हो, और आप उसके शनाख्ती कार्ड चेक करें और फिर उसको आप ये सारी सहूलतें दें। तब आपके यहाँ महंगाई का तूफान भी खत्म होगा, और लोग इज्जत एहतराम से रहेंगे जब उनको पैसे मिलेंगे, इतनी चीजें मिल जाएंगी कि वो अपनी चीजें ले सकें। और दूसरे, आपकी यूटिलिटी स्टोर आपके यहाँ मईशत पे बोझ है, आप यूटिलिटी स्टोर या तो खत्म करें, नहीं करते तो आप कितने प्राइवेट इस वक्त स्टोर चलाने वाली चेन्स हैं, आप उनमें से किसी को ठेका दे दें। वो यूटिलिटी स्टोर से बेहतर सामान उनके पास मिलता है,
بہتر چیزیں آپ کو پرائیویٹ نجی سپر اسٹور دے رہے ہیں اور پیسے بھی وہ کم دے رہے ہیں، جبکہ یوٹیلیٹی اسٹور سب سے بڑا نیٹ ورک ہے پورے پاکستان کا، جہاں پہ سوائے ہمیں گندی قسم کی کوالٹی کی دالیں، ہر چیز وہاں پہ کچرا میں مل رہی ہے، تو کیسے کام چلے گا؟ نہ غریبوں کو دال ملتی ہے، نہ آٹا ملتا ہے، نہ کیا ملے گا؟ آٹا راجہ آپ صاحب کا چلا تھوڑا سا گیا میں بات کابل. کروں گی جی کہ آئی ایم ایف کے مشکل ترین معاشی پیکج کا ہم لوگ اس وقت حصہ ہیں، جس کی وجہ سے حکومت جو کہ اس سے قبل پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر جو ہے سبسڈی دے رہی تھی اس کو بھی ہٹانا پڑا، آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی اس کے اوپر لیوی، اور پھر اب لیوی کو بڑھانے کا مزید جو ایک مطالبہ ہے، ڈو مور کا مطالبہ آئی ایم ایف کے کڑی کنڈیشنز کا، کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آئی ایم ایف کے پاس تو جاتی ہے کیونکہ ہماری ایک مجبوری بھی ہے پاکستان کی، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، جو ٹیکس پیئر کے اوپر بوجھ پڑتا ہے، کیا یہ غلط نہیں ہے؟ جی میرے خیال میں آئی ایم ایف تو ہمارے پاس آتا ہی اس لیے نا کہ ہماری جو سرکاری ملازم ہیں ہمارے لیے بوجھ بن گئے ہیں، وزن ان کا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے ان کا کیا کرنا ہے۔ ہم ان کو دیتے دیتے کبھی ہم بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم باقی اداروں کو دیکھتے ہیں، پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے 1000 سے اوپر کی گاڑیاں ہمیں سرکاری لوگوں کو دینی ہی نہیں چاہیے، سوائے جو گاؤں دیہات کے جنگلات میں جو جنگلات کے ادارے ہیں، محکمے ہیں، یا ہیلتھ کا محکمہ ہے، یا پہاڑی علاقوں میں جو جگہ ہیں وہاں پہ بڑی گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں 20 گریڈ کے افسر کو آپ نے لینڈ کروزر دی ہوئی ہے، تو لینڈ کروزر کو تو آپ ختم کریں نا سرکاری محکموں سے، بلکہ میں تو کہتا ہوں جس طرح کے ہمارے حالات ہیں، ہمارے پاس پیٹرول پورا نہیں ہو رہا تو لینڈ کروزروں پہ پابندی آپ لگائیں کہ لینڈ کروزروں کی رکھنے کی ضرورت کیا ہے، 2000 سی سی سے بڑی گاڑی لوگ کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ سب بند کر دیں، آپ امپورٹ، تو جن کے پاس بے شک پیسہ ہے لیکن پیٹرول تو گورنمنٹ لے رہی ہے نا، گورنمنٹ خریدتی ہے ڈالر دے کے، ساری عوام کو پیٹرول نہیں مل رہا، تو بڑی گاڑیوں کو تو آپ بند کرائیں سب کی، اور میرے خیال میں تو ابھی یہ وقت ہے مشکل میں کہ پیٹرول صرف چھوٹی گاڑیوں کو آپ دیں، 1500 سی سی 1800 سی سی تک کی گاڑی کو آپ پیٹرول دیں، اس سے بڑی گاڑی والے جو آ رہے ہیں لینڈ کروزر ٹائپ کی اور جیپیں لے کے، ان سب کو بند کر دیں، یہ تو لگژری میں آ جاتا ہے، نہ سڑکوں پہ اتنی گنجائش ہے نہ کچھ ہے، پیٹرول پمپس پہ بالکل ڈائریکشنز ہونی چاہیے، کیونکہ یا سب سے پہلی ترجیح تو وہ ہونی چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کو آپ پیٹرول دیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد آپ چھوٹی گاڑیوں کو دیں، موٹر سائیکل والوں کو دیں، جن کی ضرورت ہے، یا عوام کے اندر جانی چاہیے ریلیونٹ سہولت، نہ کہ بجائے اس کے کہ جو 4,000 سی سی کی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں آپ نے ان کو پیٹرول کا، وہ بھی تو ملک کا ہی نقصان کر رہے ہیں نا، اتنی بہت بڑی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہیں۔ شکریہ ویورز، یہ تھے راجہ کاشف صاحب جنہوں نے تفصیلی بات کی اس اہم موضوع کے اوپر کہ کہاں کہاں کے اوپر حکومت کی جانب سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں کے اوپر کٹ ڈاؤن آن ایکسپینسز، یعنی کہ سرکاری خزانے سے، سرکاری مشینری سے جو سرکاری افسران اور بیوروکریٹس کو اور حکومتی مشینری میں لوگوں کو، وزراء کو جو ہے پیٹرول ملتا ہے، اور پیٹرول کی مد میں بہت بڑی ایک اماؤنٹ بھی ملتی ہے۔ حکومت کی بنیادی ذمہ داری یہ نہیں ہونی چاہیے۔ فی الحال پاکستان ایک مشکل نازک دور سے گزر رہا ہے اور اس کے اندر ہمیں اپنی ترجیح تبدیل کر کے، پالیسی چینج کر کے، پاکستانی عوام اور پبلک ٹرانسپورٹ کو ہی پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی ہونی چاہیے حکومت کی جانب سے، اور یہ سب کچھ کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ عالمی سطح کے اوپر بھی مہنگائی بڑھ گئی اور پاکستان میں بھی مہنگائی بڑھنے سے اور پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات اور خام تیل کے اندر بہت بڑا ایک جو بحران، ایک شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے حکومت کو فوری سٹیپس لینے ہوں گے اور دیر پا پلاننگ کرنی ہوگی۔ تعلیم اور دنیا سے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔